How are you, my dear students, and welcome all of you in your biology class of this session. Today we are going to be the first chapter number 5, the fundamental unit of life, which is the your first chapter of biology. Do you know about cell? What is cell? In living world, body of all living things are made up by cells and their component. लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी की बॉडी किससे फॉर्म होती है? सेल और उसके कंपोनेंट्स से फॉर्म होती है. सेल्स constitute together to form tissues, and tissues form tissue system, then tissue system form organ, then organ system, and organ system form body of organism. The history of cell discovery begin with the publication of book Micrographia. ठीक है, सेल की जो हिस्ट्री बिगिन शुरू हुई थी वो माइक्रोग्राफिया एक बुक थी पब्लिश बाय रॉबर्ट हुक इन लंदन. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी 1665 में. ठीक है, और इस माइक्रोग्राफिया बुक में ये जो पब्लिकेशन हुआ था इस बुक का, इस बुक में उन्होंने सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था. कहाँ? लंदन में. ठीक है, द वर्ड सेल मीन्स सेला, ये बना है सेला वर्ड से, मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट. The word cell means small compartment. The history of cell theory is begin with the publication of book Micrographia in London by Robert Hooke. Robert Hooke observed honeycomb-like structure in a thin slice of a cork. ठीक है, इन्होंने सेल को एक थिन स्लाइस कार्प में एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखा था. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था. देखिए जरा आप किस तरह का स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था. He observed honeycomb-like structure in a thin slice of cork. इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था. ठीक है, और इसको नाम क्या दिया? ये छोटे छोटे जो स्मॉल कंपार्टमेंट जो दिख रहे हैं आप, है ना, इसको नाम दिया था उन्होंने सेल. ठीक है, तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ठीक है, इस तरह का एक स्मॉल कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर देखा. अब ये जो पूरा जो ग्रुप ऑफ सेल देख रहे हैं, ये सब जैसे ये एक सेल हो गई. अब ऐसे स्मॉल कंपार्टमेंट बहुत सारे मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे? ये टिश्यू फॉर्म कर लेंगे. फिर सेल से फॉर्म हो गया क्या? टिश्यू. टिश्यू से क्या फॉर्म होगा? टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म हो जाएंगे, और ऑर्गन से पूरी बॉडी तैयार हो जाएगी. इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या हो जाएगा? सेल क्या फॉर्म करेंगे? सेल फॉर्म करेंगे. सेल फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज फॉर्म टिश्यू सिस्टम, and tissue system form organ, then organ form organ system, and organ system form body of organism. इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है. यही रीजन है कि सेल को क्या बोला गया? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज सेल जो होती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वो पहली यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है. ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई सेल इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है. स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life. Cell is also known as structural and functional unit of life. Why? Because cell form structure of organism. और हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो किससे फॉर्म हुई है?
सेल से फॉर्म हुई है, बस हमारा स्ट्रक्चर इससे फॉर्म हो गया। फंक्शनल भी कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि इन्हीं सेल के स्ट्रक्चर से क्या फॉर्म हो रहे हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं, जैसे लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, स्टमक है, तो ये सब फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारी बॉडी पूरी एक कॉन्स्टिट्यूट होके एक साथ में मिलके वर्क करती है। तो इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके बाद सेल का शेप कैसा होता है। शेप ऑफ सेल में बी वेरीज इन सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उन सभी में अलग अलग पार्ट की जो सेल होती है उनका शेप और साइज अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। इट मे बी सर्कुलर, स्फेरिकल, इलोंगेटेड, ट्यूबुलर, डायगोनल, ठीक है, फ्लैटेंड, ठीक है, पॉलीगोनल, किसी भी तरह की शेप की, जैसे ये पॉलीगोनल है तो किसी भी शेप में सेल हो सकती है, ठीक है। अब सेल जो होती है इसमें जो स्मॉलेस्ट एक सेल की जो डिस्कवरी की गई थी जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है, इसका एक और नाम है पीपीएल, ठीक है। तो एक पीपीएलओ करके, पीपीएलओ इज द स्मॉलेस्ट सेल, 0.1 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, आल्सो नोन एज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सेप्टिकम। ये स्मॉलेस्ट सेल है। ये कैसी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है। यहाँ पे मैं अलग से लिख दूंगा अभी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अलग से, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल इसका नाम है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, 0.1 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट हो गई। अब इसके बाद लार्जेस्ट सेल जो होती है, लार्जेस्ट सेल, एक सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, एक सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, और इसका डायमीटर होता है 175 mm डायमीटर होता है इसका। और लॉन्गेस्ट जो होती है वो होती है, लॉन्गेस्ट सेल हमारी नर्व सेल होती है, जो कि केबल की तरह होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर है तो उसकी तरह होती है लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल। इसकी 90 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो ये कुछ सेल से रिलेटेड और भी बातें हम करेंगे, ठीक है। अब सेल का एक्चुअल में जो एक प्रॉपर एक सेल जो होती है, चाहे वो एनिमल सेल हो, एनिमल में पाए जाने वाले सेल को एनिमल सेल कहेंगे, और प्लांट में जो सेल होंगे उनको हम प्लांट सेल कहेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ें होती हैं, कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो हम इसके बाद में देखते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सेल की हिस्ट्री बिगिन हुई थी माइक्रोग्राफिया बुक के पब्लिकेशन के बाद। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। हु डिस्कवर सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल इन 1665, ठीक है। ही ऑब्जर्व हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर इन अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, ठीक है। उन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल कंपार्टमेंट के फॉर्म में उन्होंने देखा। और सबसे छोटी सेल होती है पीपीएलओ, लॉन्गेस्ट होती है नर्व सेल, और लार्जेस्ट होती है एक सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। सेल इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ तक इतनी बातें बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो कॉमन स्ट्रक्चर है सेल में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, What are living organisms made up of? Living organisms are made up by cells and their component. Cells, tissues, ठीक है, और टिश्यू से ही पूरा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है। लेकिन एक्चुअल बेसिक स्ट्रक्चर, एक कॉमन स्ट्रक्चर सेल में क्या होता है, ठीक है। अंडर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज फॉलोइंग स्ट्रक्चर, फॉलोइंग मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम सेल का एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल में कुछ कॉमन स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कुछ मेजर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले एक तो आपको देखने मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन,
or also known as plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड जो एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने मिलेगा विच इज साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। ये कुछ कॉमन और इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सेल के। एक जनरल मैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा बना रहा हूं, देखिएगा आप, और उस जनरल स्ट्रक्चर में तीन चीजें आपको दिखाऊंगा। सपोज ये सेल है, ये इसकी आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। Every cell is bonded by outer covering which is known as cell membrane or plasma membrane. In plant cell it is also called cell wall। ठीक है, प्लांट सेल यदि होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। ये तो हो गई आउटर कवरिंग। इसके बाद इसके अंदर एक ट्रांसलूसेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये तो हो गई आउटर कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर ये हो गया साइटोप्लाज्म, और एक सेंट्रली प्लेस्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। एक सेंट्रली प्लेस्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और भी चीजें होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी देखने को आपको। ये कुछ एक सेल का कॉमन स्ट्रक्चर जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई, सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। ये तीन चीजों के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं एट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सेल मेम्ब्रेन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो एक कॉमन स्ट्रक्चर आपने छोटी क्लास में सभी ने बनाया होगा सेल का, जिसमें आपने कुछ एक आउटर कवरिंग बनाई होगी, फिर उसके बाद आपने एक अंदर कुछ ट्रांसलूसेंट जेली लाइक सब्सटेंस फिल किया होगा जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक होता है सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें हम देखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या होती है, इट इज आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, या एक आउटर बाउंड्री होती है। आउटर कवरिंग है, इसको हम बाउंड्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, आउटर कवरिंग होती है, आउटर एक बाउंड्री होती है। आप देख रहे हैं सेल की, जैसे हमारे घर के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है। सपोज ये हमारा घर है, और इस घर के चारों तरफ क्या होती है, हमारी बाउंड्री वॉल होती है जो हमारे घर को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इस तरह से एक बाउंड्री वॉल होती है, कवरिंग होती है। वैसी हमारी सेल की चारों तरफ एक कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और यदि प्लांट सेल होगी तो उसमें क्या होगी, सेल वॉल होगी। अभी हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, तो ये आउटर कवरिंग हो गई, आउटर बाउंड्री हो गई। अब चूंकि ये आउटर कवरिंग है, ये आउटर बाउंड्री है, तो ये क्या करेगी, ये सबसे पहला काम सेल को प्रोटेक्ट करने का रहेगा। जैसे हमारे घर के चारों तरफ जो बाउंड्री रहती है उसका काम क्या रहता है, प्रोटेक्शन। सेल को प्रोटेक्ट, हमारे घर को प्रोटेक्ट करना, ये जैसे बाउंड्री वाल है ना, आप सभी के घर के चारों तरफ बाउंड्री वाल एक होगी। ठीक है, तो वो क्या करती है, हमारे घर को प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, भाई कोई एनिमल यहाँ पे घूम रहा है तो इस बाउंड्री वाल के कारण डायरेक्ट अंदर नहीं आएगा। ठीक है, कोई सेल्समैन आया है तो वो इस बाउंड्री वाल के कारण डायरेक्ट अंदर नहीं आएगा, और यदि बाउंड्री नहीं रहेगी तो डायरेक्ट यहाँ पे गेट पे आके खड़ा हो जाएगा, आंटी जी, अंकल जी, और गेट पे डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन बाउंड्री वाल है, गेट लगा हुआ है, तो पहले वो वहाँ रुकेगा। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इस बाउंड्री का, आउटर कवरिंग का प्रोटेक्शन काम हुआ। तो वैसे ये सेल की चारों तरफ जो आउटर कवरिंग होती है, इसका काम प्रोटेक्शन का होता है। सबसे पहला काम
क्या रहता है इसका? प्रोटेक्शन। सेकेंड, इसका फंक्शन भी हम देख रहे हैं ना, इस आउटर कवरिंग का फंक्शन भी हम देखते जा रहे हैं, और किससे फॉर्म होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इसका फंक्शन देख लें ताकि समझ में आ जाए आपको कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में सेल में क्या काम करती है। तो आउटर कवरिंग का इसने काम किया प्रोटेक्शन का। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स शेप टू सेल, शेप प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? ये शेप प्रोवाइड करती है। तो जैसे हमारे इस बाउंड्री को हम हटा दें सेल अपने घर से चारों तरफ से, तो प्रॉपर कोई शेप नहीं दिखता, लेकिन यदि बाउंड्री है तो प्रॉपर एक शेप दिख रहा है हमारे घर का। तो वैसे ही ये आउटर कवरिंग जो है, ये यदि सपोज इमेजिन करिए हटा दें तो सेल का शेप कुछ भी दिखेगा ना। तो इस बाउंड्री के कारण या इस आउटर कवरिंग का इसका एक प्रॉपर शेप दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, प्रोवाइड शेप टू सेल। थर्ड, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसमें इन मटेरियल में फूड सब्सटेंस भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? फूड हो सकते हैं, गैसेस हो सकती है, वाटर हो सकता है, ठीक है। तो गैसेस आर मेनली ट्रांसपोर्टेड, गैसेस एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। गैसेज जो होती है मेनली हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की और मूव करती है। सपोज CO2 है, तो CO2 का जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा वहाँ से मूव करेगी, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, या ऑक्सीजन है O2 है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से वो लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, डिफ्यूज होना, ठीक है। तो स्पेशली गैसेस में ये डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट होती है। तो इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू CO2 या O2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्सचेंज होगा, प्रोटेक्शन हो गया, शेप प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसके साथ एक और प्रोसेस होती है यहाँ पे ऑस्मोसिस। तो ये दो डिफरेंट प्रोसेस आप देखेंगे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। एक होती है डिफ्यूजन, सेकेंड होती है ऑस्मोसिस। तो वाटर आल्सो ओबे द रूल ऑफ डिफ्यूजन। वाटर जो रहता है, वाटर का भी जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इसी डिफ्यूजन के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यदि ये प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन की, उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है समझिए इसको। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यदि मेम्ब्रेन जो रहती है वो आधे सब्सटेंस के लिए परमेबल होती है तो उसको सेमी बोलेंगे। सेमी मतलब हाफ, परमेबल मतलब पारगम्य मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ जैसे किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, तो ये यदि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इससे पार हो जाते हैं, सॉल्यूट नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगी। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है, ठीक है, लोअर टू हायर, ठीक है। और डिफ्यूजन जो होती है वो हायर टू लोअर होती है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल विच प्रोवाइड शेप टू सेल, विच प्रोटेक्ट टू सेल एंड आल्सो इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है किससे फॉर्म होती है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय प्रोटीन एंड लिपिड। फॉर्म होती है प्रोटीन और लिपिड से फॉर्म होती है। किससे फॉर्म होती है? प्रोटीन और लिपिड से फॉर्म होती है। ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, आउटर कवरिंग। इसके बाद सेल के अंदर एक ट्रांसलूसेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर एम्बेडेड। यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंस है जैसे सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बीच जो ट्रांसलूसेंट जेली लाइक जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इन मतलब सेल के अंदर टोटल जो प्लाज्मा है, जो मैटर है, उसको मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को दोनों को एक साथ बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये हो गया सेकंड चीज जो सेल मेम्ब्रेन की बात मैंने बताई, वो क्या थी? सेकंड चीज मैंने बताई साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी हो गया आपका ट्रांसलूसेंट जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें सेल के सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड रहते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस,
सेंट्रली प्लेस्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। स्पेशली एनिमल सेल में सेंटर में होता है, लेकिन दूसरे प्लांट सेल में थोड़ा सा पेरीफेरी रहता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है। और ये इसकी साइज जो रहती है एनिमल सेल में बड़ी रहती है, प्लांट सेल में थोड़ी सी छोटी रहती है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं प्लांट सेल में, ठीक है, और यहाँ पे वैक्यूल छोटे छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय आउटर कवरिंग विच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज ट्रांसलूसेंट जेली लाइक सब्सटेंस आर फिल्ड व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे क्या रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ये सब हम देखेंगे बाद में जब सेल का एक टोटल स्ट्रक्चर देंगे, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। एक न्यूक्लियाई भी होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये सब स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस आल्सो नोन एज डायरेक्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं, याद रखिए। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस आल्सो नोन एज डायरेक्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेल की सभी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, डायरेक्शन देता है। इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ सेल। इसको सेल का कंट्रोल रूम भी कहते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज देखी आपने, सेल मेम्ब्रेन, सेल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल शो फॉलोइंग थ्री स्ट्रक्चर मेनली, सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, inside the cell membrane there is viscous translucent jelly like substance are filled which is known as cytoplasm. In cytoplasm various types of cell organelles such as mitochondria, Golgi body, nucleus are embedded, ठीक है। and centrally placed spherical shaped structure is called nucleus. Nucleus is surrounded by outer covering nuclear membrane, and nuclear membrane is made up by endoplasmic reticulum, and inside the nucleus there is nucleoplasm, viscous translucent jelly-like substance, and inside the nucleoplasm chromatin fibers are present which is fibrous structure, and nucleolus also embedded inside the nucleus, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेरिकल से भी स्ट्रक्चर और होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये हो गया इतना स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस आल्सो नोन एज डायरेक्टर ऑफ सेल और कंट्रोल रूम ऑफ सेल बिकॉज इट रेगुलेट और कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। इसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ठीक है, और सेंट्रोसोम, फिर लाइसोसोम, ये कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम जो रहते हैं ग्रेनुलर पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर न्यूट्रिशन, फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज एंड रिलीज एनर्जी which released energy are stored in mitochondria. Mitochondria is filamentous structure. इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी जो रहते हैं ये सिक्रेटरी बॉडीज होते हैं जो सिक्रेशन का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाती है। राइबोसोम जो होते हैं ग्रेनुल लाइक होते हैं जो कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। लाइसोसोम डाइजेस्टिंग बॉडी कंटेन करके रखते हैं, और लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि उनके कुछ सेल जो रहते हैं वो अपने सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी प्रॉपर्टी के थ्रू। और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये भी प्रोटीन एंजाइम्स कुछ कंटेन करके रखती है और प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, और डिटेल में इसको देखेंगे हम, इसका कुछ और एनिमेटेड फॉर्म में भी देख लेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी सेल से रिलेटेड। सेल इज नोन एज सेल की डेफिनेशन आपको तैयार करना है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक, और इतने बेसिक स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है, ठीक है। और हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे अच्छे से डिटेल में, प्लांट सेल और एनिमल सेल का, इतना आप रिवाइज करिए, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।